नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु चैनल पे। आज पढ़ेंगे हम फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो कि बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का और लिमिटेशंस क्या है। ये क्वेश्चन मोस्टली हर बार पूछा जाता है पेपर में, तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। इकोनॉमिक्स शब्द इंग्लिश भाषा के दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? ऑइकोस और नोमोस। ऑइकोस का मीनिंग होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मीनिंग होता है मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड क्या है? रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज किस तरह से करना है, यही पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख लीजिए। Economics is the study of optimum utilization of scarce resources in a manner such that individual gain is maximized at micro level and social gain is maximized at macro level। अर्थशास्त्र दुर्लभ संसाधनों के इष्टतम उपयोग का इस तरह से अध्ययन है कि व्यक्तिगत लाभ सूक्ष्म स्तर पर अधिकतम हो और सामाजिक लाभ वृहद स्तर पर अधिकतम हो। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से दी है। वेल्थ सबसे पहली डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ जी ने। एडम स्मिथ जी क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं। इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ जी ने दी। और एडम स्मिथ जी क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। एडम स्मिथ जी ने अर्थशास्त्र को कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ जी ने अर्थशास्त्र को क्या कहा? धन का विज्ञान। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में एडम स्मिथ जी ने बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ जी ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, तो अल्फ्रेड मार्शल जी ने इनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा नहीं, अर्थशास्त्र सिर्फ धन का विज्ञान नहीं है। अल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा कि इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज वेलफेयर इट इज़ द ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अर्थात यह जीवन की सामान्य व्यवसाय में मानव व्यवहार का अध्ययन है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात की। किसकी बात की? मटेरियल्स की बात की। मटेरियल्स क्या होता है? राइस, व्हीट, ग्रेन्स, ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटी आर मटेरियल। मटेरियल का मतलब किसी प्रोडक्ट से है। एग्रीकल्चर कमोडिटी है या लाइक पेन है, बुक है, चेयर है, कुर्सी है, जो कुछ भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या मटेरियल हैं। इन्होंने नॉन मटेरियल की बात नहीं की। नॉन मटेरियल वाली चीज़ें क्या होती हैं? लाइक सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर, पुलिस, तो ये भी क्या करते हैं? सर्विसेज भी हमारी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। ये भी हमारी इकोनॉमिक्स में ही आते हैं, इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करते हैं। सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से काम नहीं चलता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में अगर हम सिर्फ मटेरियल की बात करेंगे तो क्या वो सही होगा? नहीं सही होगा। जैसे कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि जब देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो उस टाइम पे क्या किया गया था कि लिकर की शॉप्स खोल दी गई थी। लिकर का मीनिंग क्या होता है? लिकर का मतलब ड्रिंक से मतलब है। तो वहाँ पे किसकी बात की गई? सिर्फ मटेरियल देखा गया कि अगर इस मटेरियल का हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हमें मोर प्रॉफिट होगा और इकोनॉमी हमारी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन क्या उस लिकर की शॉप से, लिकर से मानव कल्याण हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो
इसलिए जब मार्शल ने मटेरियल की बात की अपनी डेफिनेशन में, तो इनकी डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। इनकी डेफिनेशन को किसने क्रिटिसाइज़ किया? लियोनल रॉबिन्स ने क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने कहा कि नहीं, इकोनॉमिक्स में सिर्फ मटेरियल की भी बात करना सही नहीं है, एवं सिर्फ मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो उससे मानव कल्याण नहीं हो सकता है। और अल्फ्रेड मार्शल जी की बुक थी, बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल जी ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। लियोनल रॉबिन्स जी ने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने डेफिनेशन दी, स्कार्सिटी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एंड्स का मीनिंग क्या है? एंड्स का मीनिंग है ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। स्कैर्स का मीनिंग क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे होते हैं? हमेशा लिमिटेड होते हैं, बट वांट्स आर अनलिमिटेड। साध्य और वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों में मानव व्यवहार का अध्ययन। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी लियोनल रॉबिन्स ने। बट लियोनल रॉबिन्स को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। मानव कल्याण के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। मानव कल्याण के साथ क्या क्या होना चाहिए? ग्रोथ भी होना चाहिए और डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है। अब ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी? ग्रोथ डेफिनेशन दी थी जे.एम. कीन्स ने। जे.एम. कीन्स कौन है? जे.एम. कीन्स है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इन्होंने कहा कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका अध्ययन करना है और मानव कल्याण करना है। इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट और इनकम का निर्धारण करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कैसी है? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बहुत ही व्यापक है। अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रयोग पर इस प्रकार केंद्रित है जिससे कि हमारा आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? माइक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग है स्मॉल। ठीक है। अब मैक्रो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है? वह अर्थशास्त्र जिसमें सूक्ष्म, लघु तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है? वह अर्थशास्त्र जिसमें बड़ी, संपूर्ण एवं समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उद्देश्य क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? माइक्रो इकोनॉमिक्स का उद्देश्य है व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करना, और मैक्रो का अर्थ है समूह संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना। व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करना मतलब एक हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? माइक्रो में आएगा। बट जब हम किसी ब्रॉड लेवल की बात कर रहे हैं, एक कम्युनिटी की पूरी बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। क्षेत्र कैसे हैं दोनों के? माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र सीमित होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र विस्तृत होता है। सामूहिकता की मात्रा माइक्रो इकोनॉमिक्स में सामूहिकता की मात्रा सीमित होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सामूहिकता की मात्रा विस्तृत होती है। विरोधाभास क्या है? दोनों को लेकर के विरोधाभास है।
माइक्रो में विरोधाभास है कि व्यष्टि स्तर पर बचत करना लाभकारी होता है, जबकि समष्टि स्तर पर बचत करना अलाभकारी होता है। और माइक्रो को और क्या बोलते हैं? दूसरे नाम से माइक्रो को बोलते हैं प्राइस थियरी, और मैक्रो को बोलते हैं इनकम थियरी। प्राइस थियरी को बोलते हैं, प्राइस थियरी का अर्थात जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट की बात करेंगे, किसी भी कमोडिटी की बात करेंगे, उसकी प्राइस की बात करेंगे, तो उस जो प्राइस है वो किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। बट जब हम एक बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, आय की बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या क्या बोलते हैं? इनकम थियरी बोलते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं प्राइस थियरी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है? अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। अर्थशास्त्र क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। विषय का क्रमबद्ध अध्ययन। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध विश्लेषण, क्रमबद्ध एकत्रीकरण किया जाता है, जैसे धन से संबंधित परस्पर निर्भर क्रियाएं जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। अब विषय का क्रमबद्ध अध्ययन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन करेंगे, है ना, प्रोडक्शन करेंगे, फिर कंजम्पशन होगा, फिर एक्सचेंज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब क्रमबद्ध एक सीक्वेंस में ही होंगी चीज़ें। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी भी प्रोडक्ट को पहले यूज कर लेंगे फिर प्रोडक्शन होगा, नहीं, पहले प्रोडक्शन होगा। किसी भी प्रोडक्ट का पहले क्या होगा? उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, उसके बाद ही तो उसे हम कंज्यूम कर पाएंगे। कुछ एक इसमें प्रोसेस होगी जो कि एक सीक्वेंस से चलेगी। जब एक सीक्वेंस में प्रोसेस होगी तो उसको क्या बोलेंगे? क्रमबद्ध अध्ययन बोलेंगे, विषय का क्रमबद्ध अध्ययन। फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग। अर्थशास्त्र के नियमों व सिद्धांतों में वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग करने के कारण अर्थशास्त्र को विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है सिद्धांतों का निर्माण। जिस प्रकार विज्ञान में कारण और परिणाम के सिद्धांत के आधार पर नियमों की रचना की जाती है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र में अनेक नियम इसी आधार पर बनाए गए हैं। जैसे मांग के नियम में कीमत बढ़ना या घटने के कारण मांग में परिवर्तित परिणाम है। नियमों की सत्यता। प्रत्येक विज्ञान के नियम की सत्यता की जांच होती है। अर्थशास्त्र के नियम भी मानवीय प्रकृति के आधार पर आधारित होते हैं, जो संसार के सभी देशों के निवासियों पर समान रूप से लागू होते हैं। फिर नेक्स्ट है भविष्यवाणी करना। जिस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी करने की शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने की शक्ति होती है। और भविष्यवाणी करने से मतलब क्या है अर्थशास्त्र में? जैसे कि जब किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम होगा तो भविष्यवाणी कर दी जाती है कि इस प्रोडक्ट की फ्यूचर में क्या होगा कि प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। प्राइस हाई क्यों होगी? क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है। जब प्रोडक्शन कम हुआ है तो उस लॉस को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। जब प्राइस बढ़ा देंगे तब क्या होगा? तो जो भी उसमें लॉस हुआ है उस चीज़ को हम उस बढ़ी हुई प्राइस से पूरा कर पाएंगे। तो भविष्यवाणी कर लेते हैं कि अगर प्रोडक्शन कम हुआ है तो प्राइस ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो प्राइस कम होगी। इस चीज़ की भविष्यवाणी इकोनॉमिक्स में की जाती है। मुद्रा का मापदंड। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में भौतिक तुलना निश्चितता व सत्यता को प्रकट करने में सहायता करती है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र में मुद्रा का मापदंड परिणामों को निश्चित करने में सहायता करता है। अर्थशास्त्र कला है, अर्थशास्त्र विज्ञान है और कला भी है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र का महत्व। विज्ञान किसी विषय की खोज तथा व्याख्या करता है, जबकि कला किसी विषय की व्यवहारिक जानकारी देता है। विज्ञान
सिद्धांत का निर्माण करता है, जबकि सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से उपयोग कला से आता है। अतः अर्थशास्त्र का कला रूप में अध्ययन आवश्यक है। आर्थिक समस्याओं का व्यवहारिक हल। वर्तमान में व्यवहारिक अर्थशास्त्र का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। आर्थिक समस्याएं जैसे कीमत वृद्धि, बेरोजगारी, आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए अर्थशास्त्र को कला मानना उचित है। लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या क्या हैं? अर्थशास्त्र की सीमाओं से तात्पर्य उन क्षेत्रों या विषयों से है जिनका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र की प्रमुख सीमाएं हैं। फर्स्ट है, अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता है। अर्थशास्त्र के नियम ध्रुव सत्य नहीं होते हैं। अर्थात कि मानवीय क्रियाओं का अध्ययन से मतलब क्या है अर्थशास्त्र में? मतलब ह्यूमन एक्शन से, जो भी ह्यूमन एक्शंस होते हैं उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ना कि एनिमल्स का। एनिमल्स एक्शन का अध्ययन नहीं करते इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में सिर्फ मानवीय क्रियाओं का, ह्यूमन एक्शंस का हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं करते हैं, अर्थात मतलब जहाँ पे कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं हो रही है तो उस चीज़ का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स में नहीं करते हैं। और लास्ट लाइन थी कि अर्थशास्त्र के नियम ध्रुव सत्य नहीं होते हैं। ध्रुव सत्य का मतलब कि अर्थशास्त्र के नियम हर जगह लागू नहीं होते हैं और हमेशा अक्षरशः सत्य नहीं होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कुछ ऐसे टॉपिक के जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन वीडियोस से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।